भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की तैयारियां शुरू किए जाने का इंकशाफ हो रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत को जहां एक ओर पाकिस्तान के जिहाद का सामना करना पड़ता है तो वहीं दूसरी ओर चीन की कुटिल चालों को भी मात देनी पड़ती है। भारत को दो मोर्चों पर युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। पाकिस्तान जैसे देश से निपटने के लिए भारत के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चीन से लड़ने के लिए भारत को 5th जनरेशन की फाइटर प्लेन्स की जरूरत थी। इसलिए भारत के पास अब राफेल आने वाला है। जी हां दोस्तों, राफेल फ्रांस से उड़ान भर चुका है और अब वह भारत आने वाला है। 29 जुलाई को इस सुबह को वह अंबाला एयरबेस पे लैंड करेगा। भारत के पास राफेल आने के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि ये राफेल दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है और इसके बाद भारत अपने फाइटर प्लेन्स में अपग्रेडेशन कर पाएगा। राफेल के भारत में आने के बाद जहां एक ओर भारत की ताकत में इजाफा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस ने चीन को एक तगड़ा झटका भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने चाइना को अपना सबसे एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम देने पर तत्काल रोक लगा दी है। रूस ने कहा है कि वो अभी हाल ही में चाइना को अपना S-400 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना को लग रहा था कि रूस भारत से पहले चाइना को S-400 दे देगा, लेकिन रूस ने चाइना की इस चाल पर भी पानी फेर दिया है। अब चीन इस बात को घुमाने में लगा हुआ है कि कोरोना के चलते रूस ने यह निर्णय लिया है, ना कि भारत से दोस्ती के चक्कर में। अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर सब जानते हैं कि रूस भारत का सबसे करीबी दोस्त है। भारत दिन पर दिन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे जिहादी मानसिकता वाले देश से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वहां पर सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने की प्रोपेगेंडे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की तैयारियां शुरू किए जाने का इंकशाफ हो रहा है, जिसने भारत के मकरू चेहरे को मजीद बेनकाब करके रख दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने मकबूजा वादी में हिंदुओं को बसाने की राह हमवार करने के लिए 30,000 से जायद तरबियत याफ्ता हिंदू इंतहा पसंदों को भेजा है। भारतीय फौज रोजाना की बुनियाद पर बस और तैयारों के जरिए RSS, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और हिंदू वाहिनी के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को मकबूजा वादी में मुंतकिल कर रही है। ये अफराद असलहे के इस्तेमाल और कत्लेआम के लिए तरबियत याफ्ता हैं और मोतबर ज़राए ऐसा इंकशाफ कर रहे हैं नाज़रीन के भारत से आए हुए इंतहा पसंद मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मुस्लिम आबादियों पर हमले करेंगे। फसादात के नाम पर कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी भी की जाएगी। भारत से आए हुए हजारों इंतहा पसंदों ने मुख्तलिफ इलाकों में ठिकाने भी बना लिए हैं। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में RSS के दहशतगर्दों के लिए 2 लाख घर भी बना रही है। तकरीबन 1 साल से मकबूजा वादी में मजलूम कश्मीरी जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, जबरी कैद का सिलसिला ताहाल जारी है। मवासलाती निज़ाम मुअत्तल है, लोगों की नकलो हरकत और मीडिया पर पाबंदी है। जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट में काबिज भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा वादी कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर रोज़ बरोज़ इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की दूसरी सालाना रिपोर्ट में भी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की हकीकत को तस्लीम किया गया है और उनकी तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का मुतालबा भी किया गया है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर 50 साल कबल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई गई थी, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? बस बहुत हो गया है। एक बात तय है कि भारत मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका है। बीजेपी को RSS हाईजैक कर चुका है। मोदी और हिटलर में कोई फर्क बाकी नहीं रहा है। भारतीय फौज 95,451 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। 22,000 से ज्यादा ख्वातीन हैं जो बेवगी की जिंदगी गुजार रही हैं। 1 लाख से जायद बच्चे यतीम हो चुके हैं। मसला कश्मीर नाज़रीन 2 ममालिक के दरमियान तनाज़ा नहीं है, ये एक इंसानी अलमिया बन चुका है। अब वक्त आ गया है बैनुल अक़वामी बिरादरी भारत को लगाम डाले और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की रोशनी में इस मसले को हल करवाए, वरना
वरना खित्ते का ही नहीं आलमी अमन भी खतरे में पड़ सकता है। ये याद रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान और भारत एटमी ममालिक हैं। इनके दरमियान शुरू होने वाली जंग महज रिवायती जंग तक महदूद नहीं रहेगी। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हैं। देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार का एक ही प्रोपेगेंडा है, केवल भारत को बदनाम करना, और वो भी केवल जिहाद और इस्लाम और मुसलमान के नाम पर। पाकिस्तान को कोरोना से मतलब नहीं, ना ही वैक्सीन को डेवलप करने से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट और जिहादी मानसिकता डेवलप करने में पाकिस्तान ध्यान देता है। कैसे पाकिस्तानी मीडिया पूरी दुनिया के सामने झूठा प्रोपेगेंडा चलाती है, आइए आपको आगे दिखाते हैं कि पाकिस्तान की हालत आखिर में है क्या। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। मुसलमानों का जो लश्कर कुस्तुनतुनिया फतह करेगा वो जन्नती होगा। मुसलमानों के कई लश्कर इस बिशारत की वजह से कुस्तुनतुनिया फतह करने गए मगर नाकाम रहे। सुल्तान मोहम्मद सानी ने दुनिया को वो कर दिखाया कि जिसका तसव्वुर भी यूरोप के हुक्मरान नहीं कर सकते थे। कुस्तुनतुनिया फतह हुआ, लेकिन ये सब कुछ नाज़रीन इतना आसान नहीं था। मौजूदा इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, वो दुनिया का खूबसूरत और जदीद तरीन शहर था, जिसकी हिफाजत के लिए बनाई गई फसीलों को अबूर करना नामुमकिन समझा जाता था। कुछ मौरखीन लिखते हैं कि शहर की दीवारें अंदर की तरफ से 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थीं, यानी एक हिसार टूटने के बाद मजीद 2 दीवारें इसकी हिफाजत के लिए मौजूद थीं। मगर जब 21 साला सुल्तान मोहम्मद उसे फतह करने के लिए पहुंचे तो 47 दिन तक फसीलों के बाहर उस्मानी फौज मुसलसल हमले करती रही। पाकिस्तानी मीडिया के न्यूज एंकर आपको न्यूज एंकर कम और जिहादी मौलाना ज्यादा लगते हैं। आप गौर से सुनिए इसकी बातों को। इसको सुनने के बाद आपको कहीं से लगता है ये 1% भी कोई न्यूज एंकर है। ये 100% जिहादी मानसिकता वाली प्रोपेगेंडा टीम की, ISI की एजेंट की तरह वर्क कर रही है। जहां एक और ये पाकिस्तानी मीडिया जिहाद के नाम पर अपने डर को छुपाने का काम करती है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के खौफ से इनके हलक का पानी तक सूख जाता है। भारत पानी को एज अ टूल यूज कर रहा है और जब उसका दिल करता है वो पाकिस्तान को डुबोने के लिए पानी छोड़ देता है। इसमें किस हद तक हकीकत है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? सर, इस पर मैं ये कहूँगा कि जो दरिया तो भारत के कंट्रोल में है, उसने तो उसमें पानी छोड़ना ही छोड़ना, क्योंकि उसके पास फ्रीडम है। हमारे पास फ्रीडम कोई नहीं है। हमने वो जो जायद पानी आता है उसको कंट्रोल करने के लिए और अपने मुफीद अपने इस्तेमाल में लाने के लिए कोई आगे अरेंजमेंट्स नहीं की हुई दरियाओं के ऊपर। भारत ने इतने डैम बना लिए हैं और हम अभी उस जितने असूली तौर पे जितने जो दरिया हैं वो भारत के कंट्रोल में हैं, उन पे हमारी अरेंजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए थी कि हम जगह जगह पानी रोक के स्टोर करते जाते। चाहे जितना मर्जी पानी आता है वो उन लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए और जब हमें ज़रूरत हो हम वहाँ से रिलीज़ करके अपने इस्तेमाल में ले आएँ, चाहे बिजली पैदा कर लें, चाहे नहरें निकाल लें। लेकिन हमारे ये बदकिस्मती यही है कि जो भारत के कंट्रोल में पानी है उस पर हमने कोई अरेंजमेंट्स नहीं की हुई और जब भारत पानी छोड़ता है तो हम डूब जाते हैं। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। तो इसलिए हम भारत में जाकर डैम तो नहीं बना सकते। हमने तो डैम अपने मुल्क के अंदर बनाने हैं, लेकिन हम वो बनाते नहीं हैं। उससे ये होता है कि जब पानी ज़्यादा आता है और दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर निकल जाता है तो वो साथ वाले इलाकों में चला जाता है और लोग फिर डूब जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं दरिया के रास्ते में बैठे होते हैं, जहाँ अरसा दराज से पानी नहीं आया होता, जिसको आप कच्चे का इलाका कहते हैं। जैसे दरिया सिंध में जगह जगह पर लोग बैठे हुए हैं और वो सब कच्चे के इलाके में बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पर पानी ना आए तो चाहे 10 साल ना आए, लेकिन जब आता है तो वो उनको बहा के ले जाता है। हम हमेशा इस बात पे बैठे रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हमने खुद कोई अरेंजमेंट्स नहीं की होती उसके बारे में। अच्छा, और वो जब अरेंजमेंट्स नहीं हुई होती और जब फिर पानी हमारे कैपेसिटी से बाहर निकल जाता है तो फिर हम सारी बात अपने इलाकों में छोड़ेंगे और उससे तबाही होगी। उसको तबाही से बचाने के लिए सारा साल कोई अरेंजमेंट्स नहीं करते। लेकिन महकमा इनहार मौजूद है, हमारे यहाँ पटवार का एक निज़ाम मौजूद है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम मौजूद है, जंगलात का एक महकमा है। ये सब क्या करते हैं फिर? ये जानबूझकर ये सब कुछ होने देते हैं, तनख्वाहें लेते रहते हैं, जाकर करते कुछ नहीं है, ना बंद को मजबूत करते हैं।
यानी 1996 से 2015 तक 5 करोड़ लोग मुतासिर हो चुके पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। में ये है कि हमारे ये जो महकमे, जिम्मेदार महकमे, इनके पास इतने फंड ही नहीं होते कि वो ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकें। अब मैं यही बात कह रहा हूँ कि किसी बड़े डैम को बनाने के लिए जो कि लोकल आबादी को भी बिजली प्रोवाइड कर सकता है या उसे बिजली बना सकता है, तो हमारे महकमों के पास तो फंड ही नहीं होते। उनके पास तो फंड सिर्फ होते हैं कि नहरें पक्की कर लें, खाले पक्के कर लें। उनको वो फंड ही नहीं अलॉट किए जाते जिसके लिए वो सारा साल अरेंजमेंट्स करें। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की फेक न्यूज़ जिसमें ये अपने जिहाद के प्रोपेगेंडा को हमेशा सामने रखते हैं, अपने देश की उस कमजोरी को कभी सामने नहीं आने देते जिसके कारण ये गुर्बत में जीते हैं, गरीबी और भिखारीपन में मर जाते हैं। तो भारत दूसरी ओर अपनी ताकत बढ़ाते जा रहा है और बढ़ाता ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC Direct को। और हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में और किरण राज के बारे में अपनी कमेंट्स करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।